हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हम इस सीरीज में। यहाँ पर हम 12th क्लास का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसे कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जैसे ही वीडियो आपको अपलोड करते हैं तो आप कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को क्या है बनाए रखें और वीडियोस को क्या है लगातार वॉच करें और कंसंट्रेशन बना करके पूरे सिलेबस को क्या है कवर करें। तो इस पूरी सीरीज में हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस क्या है कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज को सिलेबस को क्या है एक ही चैप्टर को 2 या 3 वीडियोस में क्या है कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल्स होता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप क्या है वीडियोस को लगातार देखें, कंटिन्यूटी को बनाए रखें। ठीक है, अपनी स्टडी को क्या है बेहतर बनाएं, एक स्ट्रेटेजी बना लें आज से ही कि आप जो है इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात रहेगी अगर आप क्या है एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से नहीं बल्कि क्या है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से क्या है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि क्या है स्मार्ट वर्क भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यही है, हम यहाँ पर पूरी तरह से क्या है सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो आप क्या है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेशन क्या है पूरी अपनी तैयारी करें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरह से अपने बहुमूल्य समय के लिए क्या है बर्बाद न करें। काफ़ी कम समय है तो आप क्या है अपनी तैयारी को बनाए रखें। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपनी मर्जी से क्या है कर सकते हैं। अभी आपको क्या है ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपने लिए करें, अपनों के लिए करें और करते रहें। ठीक है, लगातार जब बीड़ा उठाया है तो उसे क्या है बजाना भी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, इसके सिलेबस के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। इस चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम हमारा ये पहला चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर में क्या है हम ये जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्या है हमें जानना है इस चैप्टर में, और हम क्या है इसे लगातार पढ़ते रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर आपके लिए लगता है कि हमारी समझ में नहीं आया या कोई डाउट होता है तो क्या है हमारे लिए आप जो है बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम पहला चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है ये, पहला चैप्टर है। तो बड़े ही आराम से और क्या है मैं थोड़ा सा धीमी स्पीड से क्या है आपके लिए पढ़ाऊंगा। चैप्टर कौन सा है, पहला है। तो आप क्या है इस पर बने रहिएगा और क्या है ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं वैद्युत आवेश। देखिए, मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके पास नोट्स होंगे उन नोट्स में क्या है नोट्स के रूप में आप क्या है कहीं से भी नोट्स ले सकते हैं, पुरानी हमारा नोट्स ले सकते हैं, या फिर क्या है मॉडल है आपके पास, मॉडल का भी सेम टू सेम वही मिलेगा, बुक में भी वही होगा मटेरियल्स। और क्या है नोट्स अगर आप लेते हैं किसी भी जगह से वो भी क्या होगा सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश की कि वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश को समझने से पहले एक छोटे से एक्सपेरिमेंट या छोटी सी परिघटना के बारे में जानते हैं कि जब हम अपनी पेन होती है या पेंसिल होती है, उसको क्या है ऐसे करके बालों में रगड़ करके अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे लगाते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस पेन या पेंसिल से क्या होते हैं चिपक जाते हैं, यानी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। आप करके देखें इसको, कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाएं, पेंसिल लें या पेन लें, अपने बालों से ऐसे करके सूखे बालों से रगड़ें और रगड़ने के बाद क्या है उसके पास ले जाएंगे तो क्या देखेंगे कि वो कागज के टुकड़े क्या करते हैं आपस में एक मतलब कागज के टुकड़े उस पेंसिल की ओर या पेन की ओर क्या हो जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सेम टू सेम वैसे ही क्या होती है आबनूस की छड़ है, अगर उसे बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं तो वहां पर भी क्या होता है सेम यही परिघटना होती है। अगर हम दो बैलून्स लेते हैं, गुब्बारे लेते हैं, उनको फुला लेते हैं हवा भर के और फिर क्या करते हैं उनको अगर ऐसे करके बालों से, एक को हमने क्या कर लिया बाल से रगड़ लिया, ऐसे करके बालों पे रगड़ लिया और फिर पास में लेके आते हैं तो वो बैलून्स क्या होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। ये सारी जो घटनाएं हुई हैं ये किसके कारण हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि जब हमने उस पेंसिल को या पेन को जब बालों से रगड़ा तो क्या हो गया उस पेंसिल पर एक आवेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो जाता है पेंसिल पर या पेन पर, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या करता है वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। कैसे करेगा आकर्षित, कैसे नहीं करेगा, और आवेश कैसे उत्पन्न हो गया है इस चीज को अभी क्या है हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश क्या है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। क्या सा गुण होता है, मौलिक गुण होता है, गुण होता है।
जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। यहां पर लिखा हमने कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का एक एसेंशियल मौलिक गुण होता है जिसके कारण उसमें कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? एक तो वैद्युत गुण उत्पन्न होने के लिए और चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के लिए क्या होता है जरूरी? वहां पर वैद्युत आवेश का होना जरूरी होता है। तो वैद्युत आवेश के कारण ही उसमें कौन कौन से गुण आते हैं? उसमें वैद्युत और चुंबकीय यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज उसमें आती हैं वो किसके कारण आती हैं? वैद्युत आवेश के कारण आती हैं। तो वैद्युत आवेश एक ऐसा कारक होता है जो क्या करता है? किसी भी पदार्थ में उसमें वैद्युत गुण तथा चुंबकीय गुण पैदा करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर यही आपके लिए डेफिनेशन याद रखनी है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये वैद्युत आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं, किस पर? वैद्युत आवेश पर, कि वैद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। देखिए चलो यहाँ पे बात करते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पर कि कोई भी सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। और परमाणु जो मिलकर के बने होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है किसी भी परमाणु में? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तीन चीजें होती हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो दोनों ही कहां पर रहते हैं? वो इस परमाणु के नाभिक में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे दिखाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं इसमें और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन। कहां पे रहते हैं? परमाणु के नाभिक में रहते हैं। नाभिक कैसा होता है? काफी छोटा होता है। ठीक है, प्रोटॉनों पर आवेश कैसा होता है? प्लस का होता है। न्यूट्रॉनों पर आवेश कोई नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, जीरो आवेश होता है इनसे। कैसा आवेश होता है? जीरो। और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? इसके नाभिक में रहते हैं। और यहाँ पर कैसा आवेश होता है? नाभिक में प्लस का आवेश हो गया। किसका आवेश हो गया? प्लस का। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्रण करते रहते हैं, ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पर कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपनी जगह से कभी भी जाते नहीं है। यानी किसी भी परमाणु में से क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल के नहीं जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे किसी परमाणु की बाहरी कोश से निकल के भी जा सकते हैं या फिर उसकी बाहरी कोश में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जा नहीं सकते, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें से निकल के जा भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ भी सकते हैं। तो चलिए, अगर इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, कोई भी परमाणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है, तो इस पर क्या होगा? एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कैसा? नेगेटिव। और किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? निकल के बाहर चला गया। तो इसका मतलब एक चीज और यहाँ पे कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? प्रोटॉन है। यानी कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या इस पे? प्रोटॉन होते हैं। दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, इतना ही प्लस का आवेश है, इतना ही कैसा? माइनस का। तो परमाणु उदासीन है। लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो क्या समझ में आता है कि वहां पर उस परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा? प्लस का आवेश आ जाएगा, क्योंकि उसमें से माइनस निकल के बाहर चला गया है। ठीक है, अगर इसकी बजाय क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा प्रवेश कर जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एक और एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इसमें एक्स्ट्रा रूप से प्रवेश कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे अब परमाणु पे माइनस ज्यादा हो गया और प्लस कैसा रह गया? कम रह गया। तो इस पर कैसा आवेश आ जाता है? माइनस का आवेश आ जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो प्लस का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर जाता है तो कैसा आवेश आ जाता है? माइनस का आवेश आ जाता है। नेगेटिव चार्ज उस पर उत्पन्न हो जाता है।
तो यहाँ पे आप इतना तो समझ गए कि किसी भी पदार्थ पर आवेश जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाए, यानी किसी परमाणु से निकल के चले जाएं, या फिर किसी परमाणु में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो क्या होता है वहां पर उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात क्या है आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप इतना तो समझ गए कि अगर किसी पर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या किसी पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। इस तरीके से आवेश क्या होगा, उत्पन्न होगा। अब एक बात आप यहाँ पे सीख ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल के गया तो किसका आवेश, प्लस का, और अगर उस पर आया तो किसका आवेश, माइनस का, ठीक है। वैद्युत आवेश समझ गए, किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक की बात करते हैं तो वो मात्रक होता है इसका कूलाम। वैद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर आवेश जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो कैसा होता है, धनात्मक, कैसा आवेश होता है, धनात्मक, और दूसरा कैसा होता है, ऋणात्मक, ठीक है। आवेश कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये बात में कोई आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है कोई कंफ्यूजन नहीं ना, नहीं होना चाहिए। धनात्मक है और दूसरा कौन सा है, ऋणात्मक है, ठीक है। अब बात ये आई थी यहाँ पे कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, धनात्मक है और क्या है, ऋणात्मक है। अब बात ये आती है कि अगर कोई पदार्थ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनात्मक आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऋणात्मक आता है। तो अगर किसी पदार्थ पर से n इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन किसी पर से निकल के बाहर चले गए या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, तो किसी भी पदार्थ पे कितनी मात्रा में आवेश उत्पन्न होगा, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो अगर n इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, n का मतलब कोई भी संख्या है, स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इसका मतलब है कि n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित का मतलब होता है आया उसमें या फिर उसमें से निकल के बाहर गया, कुछ भी हो सकता है। इस चीज से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर जाएगा उसमें से तो धनात्मक का आवेश है, और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसा आवेश है, ऋण आवेश होगा, ठीक है। ये बात आप क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तब पदार्थ पर उत्पन्न आवेश, तब पदार्थ पर उत्पन्न आवेश, कितना आवेश उत्पन्न होगा, उत्पन्न आवेश, तब उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो होता है Q बराबर NE। Q बराबर कितना होता है, NE, ये फॉर्मूला बना है, यानी उस पर आवेश कितना उत्पन्न होगा, Q बराबर NE कूलाम, ठीक है। कूलाम की जगह पे अब कूलाम ही लिखेंगे, इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम लिख देंगे, ठीक है। Q बराबर कितना आवेश उत्पन्न होगा, NE, जहां N बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा कि कितनी संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन इसमें से गए या फिर उसमें आए। और E बराबर क्या है, यहाँ पर E बराबर होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसका 10 का गुणा करना पड़ेगा, और सेम टू सेम वही प्रक्रिया हमने यहाँ पे अपनाई है। आप ये बात क्या है अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे इतना आवेश, और 10 निकले तो 10 का गुणा कर दो, 20 निकले तो 20 का गुणा कर दो। तो सेम टू सेम हमने n का गुणा कर दिया। n क्या है, जितने निकल रहे हैं, जितने उसमें आ रहे हैं उतने का गुणा है, उतना उस पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। याद कर पाएंगे ना इसे, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि अगर विकल्प आ जाते हैं 4 आपके सामने, तो यहाँ एक और बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर जो आवेश है वो सेम होते हैं। कितना होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और प्रोटॉन पर भी कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम ही होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पे अलग अलग हो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो किसका होता है, माइनस का होता है। तो वो जो माइनस लगाया जाता है वो कहाँ पे लगा होता है, आगे लगा होता है। ये सिर्फ ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। तो यहाँ पर कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे का हो वो प्रोटॉन हो। 10 की पावर जो होती है वो हमेशा ही कैसी रहेगी, माइनस की। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताना है तो माइनस का चिन्ह जो है वो 1.6 से आगे लगा होता है।
तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम हो गया। ठीक है, क्या समझ में आया हमें? आवेश समझ गए हम, आवेश की उत्पत्ति हम समझ गए, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर किसी पदार्थ में से n इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या आ जाते हैं तो उस पर कितना आवेश आ जाता है, Q बराबर NE। और चले गए तो धनात्मक और आ गए तो कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। इतना हम क्या है यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए अब ये समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ये समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमने पेन या पेंसिल को जब बालों में हम रगड़ते हैं तो वो कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करने लगता है, या क्यों इस तरीके से व्यवहार कर रहा था, या जो दो बैलून्स थे वो आपस में किस तरीके से चिपक गए, क्यों चिपक गए थे। ठीक है, वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब हम पेंसिल को अपने सर से रगड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने ऐसे करके पेंसिल को अपनी को या पेन को अपने सर से रगड़ा तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जाते हैं, हमारे बालों में चले जाते हैं। किसके कारण, घर्षण के कारण। अब घर्षण के कारण जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पेंसिल पे कैसा आवेश आ गया, इस पे जो आवेश आ गया है वो कैसा आ गया है, धनात्मक आवेश आ गया। और उसी धनात्मक आवेश के कारण उन कागजों को क्या करता है, ये अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि आवेश के कारण उसमें क्या आते हैं, वैद्युत और चुंबकीय गुण आ जाते हैं। आगे अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। और उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि आवेश के जो छोटे बड़े मात्रक हैं वो कौन कौन से होते हैं। आवेश को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे 1 माइक्रोकूलाम भी लिखा होगा, कहीं पे क्या लिखा होगा, 1 माइक्रोकूलाम, शॉर्टकट में लिखा होगा 1 म्यू सी, या फिर इसका अर्थ होता है 1 माइक्रोकूलाम। तो 1 माइक्रोकूलाम अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप कितना है, ये 10 की पावर माइनस 6 कूलाम है। कितना है, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक है, कितना लगा देंगे, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। अगर 1 नैनो कूलाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 नैनो कूलाम है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितना लगा देंगे आप, 10 की पावर माइनस 9 कूलाम लगा देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए दिया जाता है यहाँ पर 1 पिको कूलाम, एक कितना दिया जाता है, 1 पिको कूलाम दिया जाता है, तो यहाँ पर आप कितना लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर लगाएंगे आप 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। ठीक है, माइक्रो है तो आप कितना लगाएंगे, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम लगाएंगे। और अगर नैनो है तो 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। और अगर 1 पिको कूलाम है तो आप कितना लगाएंगे, 10 की पावर माइनस 12 कूलाम उसकी जगह पर लगाएंगे। ये आवेश के काफ़ी छोटे मात्रक हैं जिनको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा वहाँ पे, कैसे लिखा होता है कि एक कोई छड़ है या फिर कोई हमारे पास क्या है, कोई गोला है, उस पर क्या है, 1 माइक्रोकूलाम आवेश है या 1 पिकोकूलाम आवेश है, तो वहाँ पर आप क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लगाएंगे कूलाम, तो वहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 लगाएंगे, या फिर कितना लगाएंगे, 10 की पावर माइनस 12 या 10 की पावर ऐसे करके चेंज करके लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए चलिए यहाँ पे बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसको क्या है हम निकालते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हमारे पास ये है, एक पदार्थ पर, एक पदार्थ कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिएगा आप, छड़ कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा, छड़। एक पदार्थ या छड़ पर 4000, कितने, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो उस पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। इस तरीके से एक छोटा सा सवाल है, आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे सवाल ये है कि एक पदार्थ या छड़ कुछ भी हो सकता है, उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो उस पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए कि उस पर आवेश कितना हो गया है या उस पर कितना आवेश आ गया है। कब आ गया है, जबकि उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो उस पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को क्या है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो गिवन है हमारे पास, दिया है क्या, हमारे पास दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफर जो हुए थे इलेक्ट्रॉन, यानी कितने एक्स्ट्रा हैं या कितने चले गए, तो कितने एक्स्ट्रा हैं उस पर, 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है उस पर एक्स्ट्रा हैं। ई बराबर कितना होता है, ई बराबर आप 1.6 गुणा 10 की पावर कितना लगाते हैं, माइनस 19 कूलाम लगाते हैं। ठीक है,
1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम लगाएंगे, तब आपके लिए क्या निकालना है, वहां पर Q बराबर निकालना है कि कितना आवेश उत्पन्न हो गया है। तो Q बराबर क्या होता है, हमारे सामने फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। इसका यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग, इसको यूज कर रहे हैं हम कौन से को, Q बराबर NE को। तब Q बराबर यहाँ पर क्या होगा, N का मान कितना है, N का मान हो गया यहाँ पे 4000, E का मान कितना हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब चलिएगा इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको Q बराबर, इसको लिख देते हैं हम 4 गुणा 10 की पावर 3 लिख दिया हमने इसको, क्योंकि 4 के पीछे कितना जीरो लगा है, 3 जीरो लगा है, तो 10 की पावर 3, और यहाँ पर लिख दिया हमने 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ओके, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 को और इस 1.6 को हम पास में ले आते हैं, 4 और ये 1.6 क्या कर लिया हमने, पास पास में रख लिया। और ये देखो 10 की पावर ये क्या है 3 है, और ये क्या है 10 की पावर 19 माइनस का 19 है। आप जानते हैं कि आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये अपोजिट साइन की है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो क्या होंगी, जुड़ने की बजाय घटेंगी। तो 19 में से 3 पावर घट जाएंगी, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपकी 16 पावर बचेंगी। कितनी बचेंगी, 10 की पावर -16 बचेंगी। ओके, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है 1.6, ठीक है। तो यहाँ पर कर दीजिए, 1.6 लिखा है तो 16 चौका कितने होते हैं 64, तो कितना हो गया 6.4 हो गया, ठीक है। क्योंकि एक स्थान बाद पॉइंट लगा था तो एक स्थान बाद पॉइंट लगा दिया। 6.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलम। तो उस पर कितना आवेश उत्पन्न हो गया है, अब यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। उस पर कितना आवेश है, Q बराबर 6.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलम आवेश उस पर उत्पन्न हो गया है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर आप समझ गए। लेकिन अब आवेश कैसा होगा आप ये समझ रहे हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा आ गए हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए हैं, ज्यादा हैं। तो कैसा होगा ये आवेश, कैसा होगा, ऋणावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो उस पर होगा 6.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलम, कैसा, ऋणावेश। नहीं तो आप यहाँ पर आकर के क्या है उस पर माइनस लगा दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर क्या है, एक्स्ट्रा आ गए हैं। पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक समझ गए आप, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम एक चीज पर और गौर करते हैं। आपने देखा कि जब आवेश को हमने, जब पेंसिल को हमने रगड़ा था तो वहां पर कागज के टुकड़े क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। यानी कागज के टुकड़ों को वो क्या कर रहा था, पेंसिल अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो सेम यहाँ पे यही चीज समझते हैं कि यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप ये समझिएगा पहले कि सजातीय आवेश, कैसे आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब समझते हैं आप, सेम, कैसे आवेश है, सेम उनकी जो नेचर है वो कैसी है, सजातीय आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सेम प्रकार के जो आवेश हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। अर्थात समान प्रकार के जो आवेश हैं, एक जैसे आवेशों में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर आवेश कैसे हैं आपके, विजातीय हैं, अगर आवेश कैसे हैं आपके, विजातीय आवेश हैं, तो उनमें कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो अगर सजातीय आवेश हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। और अगर विजातीय आवेश हैं, यानी कि दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। आकर्षित करते हैं ना, करते हैं। तो सजातीय आवेश है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर दो आवेश प्लस प्लस के रखे हुए हैं ऐसे करके, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण बल इनके बीच में कार्य करेगा, एक दूसरे से अलग हटेंगे। और अगर कैसे हैं, ये माइनस माइनस के हैं, तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे, क्योंकि दोनों कैसे हो गए, ये सेम हो गए। इनके बीच में भी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। इनके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, यानी कि एक हो गया पॉजिटिव और ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल लगेगा तो क्या होंगे, फिर ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। आकर्षण बल के कारण क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये बात तो आपको समझ में आती है, आती होगी ना, नहीं आती है तो फिर सीख लो। प्रतिकर्षण और ये क्या है, प्रतिकर्षण, और ये क्या हो गया आपका, आकर्षण हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आकर्षण हो गया, है ना।
तो चलिए, आकर्षण बल के कारण क्या होंगे, ये चिपक जाएंगे, और प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से ये रिपेल हो जाते हैं, ऐसी बात है। ठीक है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि अगर मान लीजिए कहीं पर दो आवेश रखे हुए हैं, अब वो सजातीय भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, विजातीय भी हो सकते हैं। दो आवेश हैं, ठीक है, और वो क्या है, सजातीय हैं या विजातीय हैं। अगर सजातीय हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विजातीय हैं यानी अलग अलग प्रकार के हैं तो क्या करेंगे, आकर्षण बल का कार्य, मतलब उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। अब दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच में कितना आकर्षण बल लगेगा या कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस चीज को बताने के लिए एक नियम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम हमें क्या बताता है, हमें यह बताता है कि दो आवेश हैं तब इनके बीच में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितनी मात्रा में लग रहा है, यानी इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या होगा, इसको बताने के लिए क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या करेगा, दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को ही समझाता है कि उनके बीच में कितना आकर्षण बल लगेगा और कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है कूलाम का नियम। हमारी शुरुआत हो रही है यहाँ से, किससे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताने वाला है, ये आप समझ गए। दो आवेश हैं और उन आवेशों के बीच में क्या है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या होगा, कितनी मात्रा में, कितना बल कार्य करेगा उन दो आवेशों के बीच में। वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो आवेश एक दूसरे के पास में हैं वो एक दूसरे से मतलब किस तरीके के हैं, सजाती हैं, एक जैसे हैं, या फिर विजाती हैं, यानी दोनों की नेचर अलग अलग है। चलिए, कूलाम का नियम क्या होता है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर कूलाम का नियम ये कहता है, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, यहां पर हमने लिखा कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेश हैं, इनके मध्य में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के, वो दोनों जो आवेश हैं उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, जो आवेश वहां लिए गए हैं उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, वो समानुपाती, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य, की दूरी के, उन दोनों आवेशों के मध्य में जो दूरी है उसके वर्ग के, दूरी है उनके मध्य में जो, उसके भी किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। ये कूलाम के नियम का स्टेटमेंट है, कथन है कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर माना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख के चल रहे हैं, हम दो आवेश ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दो आवेश ले रहे हैं। ठीक है, एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा। दो आवेश लिए हमने, बिंदु आवेश। ठीक है,
इसका मान कितना है Q1 है, इसका मान कितना है Q2 है। दो आवेश ले रहे हैं हम Q1 तथा Q2, दो आवेशों के मध्य में ही तो कार्य करेगा ना बल। ठीक है, चलिए दो आवेश यहाँ पर ले लेते हैं। दो आवेश लेने के बाद इनके बीच में हमने दूरी बताई है, कितनी है, r है। इन दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी है, r है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, r दूरी है। तो यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। तब इनके बीच में जो कार्य करने वाला बल होगा वो कितना होगा, उसे हम किसके नियम से बताते हैं, कूलाम के नियम से बताते हैं। तो चलिए, कूलाम का नियम कहता है कि इनके बीच में कार्य करने वाला जो बल है वो क्या होता है, इनके बीच में कार्य करने वाला बल F बराबर क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो F समानुपाती होगा किसके, Q1 व Q2। आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे थोड़ा सा, क्या कि माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं जिनके बीच में दूरी r रखी हुई है। तब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है लगने वाला बल। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब दूसरा, इसी स्टेटमेंट में दूसरी बात कही गई है कि लगने वाला जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/r। r क्या है, दोनों के बीच की दूरी, लेकिन इसके भी किसके, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये समानुपाती हो गया और ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। स्टेटमेंट में हमने बनाया है समीकरण नंबर 2। कूलाम के नियम के अनुसार दोनों बातें हो गई, F समानुपाती है Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को मिला देते हैं। दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरण मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए, चलो। तो F बराबर क्या बनेगा, F समानुपाती हो जाएगा किसके, Q1 इंटू Q2 और नीचे क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, बन गया। F समानुपाती हो जाएगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल कर दिया Q1 Q2 और बट्टे क्या कर दिया, r²। दोनों समीकरणों को इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। चलिए, जब भी आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी आप कभी समानुपाती का चिन्ह होता है तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं। और हमने यहाँ पे नियतांक लगा दिया क्या, Q1 Q2 लगा दिया, और ऐसे K हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक नियतांक लगा दिया K। क्या लगा दिया, हमने एक नियतांक लगा दिया F बराबर K Q1 Q2 बट्टे r²। इस तरीके से कूलाम का नियम क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो K लिखा हुआ है हमने, इसकी जगह पर एक स्पेशल मान होता है। वैसे तो समानुपाती जो चिन्ह होते हैं वहां पर क्या होते हैं, उनको हटाने पर एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे K लगाया। लेकिन यहाँ पर K बराबर क्या होता है, एक स्पेशल मान होता है, वो होता है 1/4πε0, और यहाँ पर होती है स्मॉल k। ये कैपिटल K है और वो क्या है, स्मॉल k है। ठीक है, चलिए यहाँ पर K बराबर मान कितना होता है, 1/4πε0, और ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल k लिखा हुआ है। और जहाँ K क्या है, जहाँ स्मॉल k जो है, ये स्मॉल k की बात कर रहे हैं, ये है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि जो आवेश हैं ये एक दूसरे से कहाँ पे रखे हुए हैं, पानी में रखे हुए, मिट्टी के तेल में है, हवा में है, तो अलग अलग चीजों के लिए क्या होता है, इनका मान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो स्मॉल k क्या है, यहाँ पर परावैद्युतांक है। और वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, वायु या क्या है, निर्वात के लिए K बराबर, जो स्मॉल k है, कौन से k की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल k की बात कर रहे हैं। कैपिटल K बराबर होता है 1/4πε0 स्मॉल k, और स्मॉल k वायु या निर्वात के लिए स्मॉल k का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। वायु या निर्वात में अगर आवेश रखे हुए हैं तो वहां पर स्मॉल k की जगह पर आप क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर वायु या निर्वात के लिए k की जगह पर 1 लगा दें तो k बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1/4πε0। K बराबर कितना हो गया, 1/4πε0, क्योंकि K क्या है, वायु या निर्वात के लिए हमने कितना लगा दिया है, 1 लगा दिया है। ठीक है, और तब इसका मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, इस K के बराबर क्या होता है, 1/4πε0 होता है, यहाँ पे देख लिया आपने। तब कूलाम का नियम क्या होगा, कूलाम का नियम होगा F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 और बट्टे क्या हो गया, यहाँ पर r² हो गया, और ये बन गया कूलाम का नियम। क्या बन गया, ये कूलाम का नियम। ठीक है, F बराबर कितना हो गया,
1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही क्या है, कूलाम का नियम है। और इस कूलाम के नियम में हमने जो के यहाँ पर नेतांक माना था उसकी जगह पर मान होता है 1/4πε0। अब 1/4πε0 खुद एक मान रखता है, यानी 1/4 पाई जो ε0 या 0 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इस पूरे का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। ये एक नेतांक है, इसका फिक्स वैल्यू होता है कितना, 9 गुणा 10⁻9। तो जहां भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे वहां पर 1/4πε0 का मान जो है हम सीधा सीधा कितना रखेंगे, हम सीधा सीधा 9 गुणा 10⁻9 रखेंगे। ठीक है, जहां f बराबर कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r², और 1/4πε0 बराबर क्या होता है 9 गुणा 10⁻9। ε0 जो होती है ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 जो है ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे करते। ठीक है, तो ε0 का भी मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। ठीक है, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा सीधा मान जो है वो लगाएंगे। किसका लगाएंगे, 1/4πε0 बराबर 9 गुणा 10⁻9 लगाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। और यही जो निकल के आया है F बराबर, यही क्या है, कूलम का नियम है। तो कूलम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही लिखा हमने, दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं जिनके बीच में दूरी r है, तब कूलम के नियम से F समानुपाती होगा Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती होगा एक यहाँ पे r के वर्ग के। दोनों समीकरणों को मिलाने पर F समानुपाती Q1 Q2/r², F बराबर यहाँ समानुपाती हटाया, K नियतांक लगाया कैपिटल वाला, Q1 Q2/r²। K का जो स्पेशल मान होता है ये एक नियतांक है, स्थिरांक है सार्वत्रिक, और वो होता है 1/4πε0 K स्मॉल वाला। लेकिन स्मॉल k का जो मान है वो वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी और माध्यम में रखा है तो k का वैल्यू वहाँ पे लगाते हैं, अगर वायु या निर्वात में रखे हैं तो नहीं लगाते, वहाँ होता ही नहीं है, फिर वो 1 होता है उसका वैल्यू। तो कैपिटल के बराबर कितना निकल के आया 1/4πε0, और वो हमने कहाँ रख दिया, इस समीकरण में रख दिया। तो F बराबर बन के तैयार हुआ, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही होता है कूलम का नियम। ठीक है, जो दिखा रहा है कि Q1 और Q2 के समानुपाती है लगने वाला बल, और दूरी के वर्ग कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये आप समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरीके से कूलम का नियम जो है हमें ये बताता है कि दोनों आवेशों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कितना होता है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलिए, हमारे सामने एक सवाल है, यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। कूलम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि दो समान गोले जिन पर 2 गुणा 10⁻7 कूलम तथा 3 गुणा 10⁻7 कूलम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इनके बीच कार्य करने वाला बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो गोले हैं जिन पर आवेश है, एक पर 2 गुणा 10⁻7 कूलम है, दूसरे पर 3 गुणा 10⁻7 कूलम है, और इन दोनों को एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इनके बीच में कार्य करने वाला बल आपके लिए ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं हम उन चीज़ों को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ दी गई है वो देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक तो Q1 दिया गया है, यानी दो गोले हैं यहाँ पर, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। इस पर आवेश कितना है 2 गुणा 10⁻7 Q1 मान लिया, और इस पर आवेश कितना है Q2 बराबर 3 गुणा 10⁻7। ठीक है, दोनों पे अलग अलग आवेश है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, दो गोले हो गए यहाँ पे। ठीक है, और एक दूसरे से क्या है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो आइए, Q1 बराबर कितना दिया है 2 गुणा 10⁻7 कूलम। ओके, और यहाँ पर Q2 बराबर कितना दिया है 3 गुणा 10⁻7 कूलम दिया है।
समझ रहे हैं। और r बराबर यहाँ पर दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। देखो अब कूलाम जो होता है वो एसआई सिस्टम में होता है। कौन से में होता है? एसआई पद्धति में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को क्या करेंगे? एसआई पद्धति में ही चेंज करके लगाएंगे। तो एसआई पद्धति में जो दूरी का मात्रक है वो क्या होता है? वो होता है मीटर। तो इस सेंटीमीटर को किस में लगा दीजिए? मीटर में लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितना? 100 से भाग कर देते हैं ना, तो 100 का भाग ही क्या होता है? 10 की पावर -2 होता है। और वो हमने कर दिया तो किस में चेंज हो गया? ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तब आपको ज्ञात क्या करना है? तब F बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तब आपको क्या करना है? F बराबर ज्ञात करना है कूलाम के नियम से। किसके नियम से निकालेंगे जी आप लगने वाला बल? कूलाम के नियम से निकालेंगे। कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, यहाँ तक का क्रियाकलाप हमने किया। अब एक बात मैं आपके लिए बताता हूँ कि यहाँ तक का जो हमने क्रियाकलाप किया है ना, एग्जाम में होती है यहाँ पर एग्जाम में जो आपका होता है स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि आपने किसी भी न्यूमेरिकल का किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है कितने स्टेप्स तक लिखा हुआ है, यानी कितना आप उसे क्या है सॉल्व कर पाए हैं, कितना कर पाए हैं, लिख पाए हैं। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर क्या है, बहुत कुछ सॉल्व कर दिया है आपने। यहाँ तक ये दिखाई देता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की और क्वेश्चन समझने की समझ है, और यहाँ पर आपको उसको करने का तरीका भी मालूम है। आगे अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में एरर भी हो जाती है तो क्या है, आपके 1 या 2 नंबर कटेगा। अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन का है तो आधा नंबर तो मिलने ही वाला है गलत होने पर भी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़कर ना आए। अगर आप छोड़ करके आए तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों गलती होगी? क्योंकि वहाँ पर यह है कि अगर छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने किया ही नहीं, उसे हाथ ही नहीं लगाया, तो उस पर नंबर मिलने का चांस तो बिल्कुल खत्म, मिलेगा ही नहीं नंबर आपको, क्योंकि आपने तो किया ही नहीं। अगर करके आएंगे तो चांस है कि हाँ गलती से दे दे टीचर, या फिर क्या है हो सकता है गलत भी हमारा क्या है सही हो जाए, तुक्के में सही हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से तरस आ जाए टीचर को, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप क्या है छोड़ करके ना आए, ये हमारा क्या रहेगा आपसे गुजारिश रहेगी। ठीक है, तो पूरा करना है जैसा भी हो पाए आप पे। ठीक है, लेकिन कोशिश करना सही करें। कूलाम के नेम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r²। सारे वैल्यूज ऊपर लिखे हुए हैं तो करें। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आप लगाइएगा वैल्यू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जगह कम है, मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे लगा देता हूँ? इधर लगा देता हूँ। तो F बराबर क्या लगा रहे हैं हम वैल्यू? देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r²। इसी में तो लगाना है वैल्यू। तो F बराबर क्या हो गया? इसका मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप कितना लगाएंगे? 9 गुणा 10 की पावर 9 लगा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि वो तो आपको पता है ना नियतांक होता है। Q1 का वैल्यू लगाओ यहाँ से 2 गुणा 10 की पावर -7, 2 गुणा 10 की पावर -7 लगाया हमने। फिर Q2 का वैल्यू लगाओ 3 गुणा 10 की पावर -7 लगा दिया। नीचे किसका वैल्यू लगाओ? R का वैल्यू लगाओ। R का वैल्यू कितना है? 30 गुणा 10 की पावर -2, और इस पे भी क्या चढ़ा हुआ है? वर्ग चढ़ा हुआ है। ठीक है, इस पे क्या चढ़ा हुआ है? वर्ग चढ़ा हुआ है। F बराबर आपको करना है, देखो अंक जो है उनको तो एक साथ कर लें। तो 9 हमने लिया, और हमने लिया 2, और फिर हमने लिया 3, सबको साथ में लिख लिया। फिर अब देखो 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 आधार समान है, जुड़ती हैं गाते, तो माइनस माइनस की जोड़ के कितनी हो गई? 14 हो गई। और ये 10 की पावर 9 किसकी है? प्लस की, जोड़ के वो किसकी हो गई थी? माइनस की 14। ठीक है, 10 की पावर कितनी हो गई? माइनस की 14, और ये कितनी है? 10 की पावर प्लस का 9। तो 14 में से 9 घटेगा ना, तो माइनस की पावर बचेगी, क्योंकि ज़्यादा किसकी है? माइनस वाली है। तो 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5 बचा ना। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी बची? माइनस की 5 बची। कितना बचा आपको? 10 की पावर -5 बची। ठीक है, और नीचे क्या हो गया? नीचे देखो 30 पे भी वर्ग है, और 10 की पावर -2 पे भी वर्ग है। 30 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? 30 का वर्ग करने पे 900 आएगा। 10 की पावर कितनी हो गई? -4 हो गई, क्योंकि गुणा में जब होती है ऐसे करके 10 की पावर -2, उस पर भी वर्ग चढ़ा है, तो कितना हो गया? 10 की पावर 2 दूनी -4 हो गया। ऐसे कर लेंगे, है ना, कर पाएंगे। F बराबर आगे आओ। तो F बराबर यहाँ पे हमने क्या देखा? 9 है गुणा 2 है, और क्या है हमारे पास? 3 है। अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया वो दिखाता हूँ। अब 900 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। इन 2 जीरो से ये 2 पावर घट जाएंगे इसकी। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं ना, क्योंकि ये 10 की पावर 2 होगा प्लस का, और ये 10 की पावर कितना होगा? -4 है।
तो यहाँ पे हो गया 9 गुणा 10 की पावर कितना माइनस का 2 रह गया, क्योंकि 2 जीरो से पावर घट गई। अब 9 से 9 क्या है, कट गया ऊपर, तो f बराबर ऊपर कितना रह गया, 3 दूनी 6 रह गया। ठीक है, कितना रह गया 6, और गुणा 10 की पावर कितना माइनस का 5, और नीचे कितना है 10 की पावर माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं चलो इसमें, तो f बराबर कितना हो गया 6 गुणा 10 की पावर, देखो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 5 है, ये 10 की पावर जो माइनस 2 है ये नीचे से ऊपर जाएगी तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर पावर को बटे से नीचे ऊपर ले जाते हैं तो उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो नीचे की पावर माइनस की प्लस की होगी, और प्लस की होगी तो माइनस की होगी। तो नीचे किसकी है, माइनस की ऊपर जाके प्लस की होगी। 10 की पावर कितना माइनस 5 था, यहाँ पर कितना हो गया, 10 की पावर माइनस का 2 था, और किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 5 और 10 की पावर प्लस का 2, तो कितना हो गया, अब ये f बराबर 6 गुणा 10 की पावर कितनी बची, 5 में से 2 तो घटेगा ना, क्योंकि ये माइनस की है प्लस की है, तो 10 की पावर बचती है यहाँ पे 3। तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, तो बल यहाँ पर कितना लगेगा, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन बल उनके बीच में कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, दो गोले थे जिन पे एक पे आवेश इतना था, दूसरे पे आवेश इतना था। हमने सब कुछ लिखा, कूलाम का नियम लगाया, वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद आपने क्या है, बल का मान निकाल दिया कि इनके बीच में लगने वाला बल इतना होगा। अब ये बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल, तो वो चेक करने के लिए ऊपर जाओ। यहाँ पे कह रहा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7, यहाँ पे चेक कर लो। दोनों आवेश कैसे हैं, एक जैसे हैं, प्लस प्लस के ही हैं, नेगेटिव नहीं है ना कोई। जब नेगेटिव नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तो कैसा बल होगा इनके बीच में, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इनके बीच में कार्य करने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल लग रहा है इनके बीच में, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ओके, चलिए आगे अब हम दूसरी चीज पे बात करते हैं कि यहाँ तक तो हमने देखा कि अगर दो आवेश हैं, कैसे आवेश हैं, दो आवेश हैं, तो उनके बीच में कार्य करने वाला बल क्या है, हम कूलाम के इस तरीके के नियम के अनुसार निकाल लेंगे। ठीक है, दो आवेश हैं तो ऐसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे ज्यादा आवेश हैं, जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हम क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल। एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, एक आवेश कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, और एक आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, 3 आवेश हो गए। तो इन दोनों आवेशों के, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका Q3 हो गया। सही है, अब Q1 Q2 और Q3 3 आवेश हैं। तीनों आवेशों के कारण अब इस वाले आवेश की बात करें कि इस आवेश पर कितना बल लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसको कहते हैं हम बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल। बहुल आवेश का मतलब होता है कि कई सारे आवेश क्या है वहां पर लगे हुए हैं, तो बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल जो है हम यहाँ पे पता कर रहे हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि देखो Q1 और Q3 के बीच में कुछ बल लगेगा, यानी कि Q3 पर कुछ बल तो किसके कारण लगेगा, Q1 के कारण लगेगा, और कुछ बल किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण लगेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में लगेगा। तो Q3 पर जो बल लगेगा वो इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल, यानी कि दोनों का क्या होगा, जोड़ होता है, यानी दोनों का सदिश योग होगा। क्योंकि बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, इसलिए इन दोनों का जो वो होगा, लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर इनका सदिश योग होगा। यानी कि अगर हम बहुल आवेशों की बात करें तो टोटल जो बल लगता है, मान लो इसके कारण इस पे बल कितना लग रहा है, F1 लग रहा है, और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। ठीक है, तो टोटल बल जो होगा वो होगा F1 प्लस F2। ठीक है, चलिए अगर मान लो कि बहुत सारे आवेश होते तो यहाँ पर जो बल लगता वो कैसा लगता, F3 प्लस F4, और ऐसे ही करके आगे बढ़ते और कितना Fn तक चले जाते। कहाँ तक चले जाते हम, Fn तक चले जाते हैं। यानी जितने भी आवेश होंगे उन सब के कारण जो बल लगता है वही बल क्या होता है, वहां पर टोटल परिणामी बल कहलाता है, कई सारे आवेशों के कारण। इसका जो न्यूमेरिकल होगा उसे क्या है, हम जब न्यूमेरिकल्स का एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें जाकर के देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए कि अगर कोई आवेश है तो उस पर लगने वाला बल, उसके चारों ओर जितने भी आवेश हैं उन सभी के कारण लगने वाले बल का क्या होता है, सदिश योग होता है। जितने के कारण बल लग रहा है सबको जोड़ दीजिए, वहां पे क्या करना होगा, सभी को जोड़ना होगा हमें। ठीक है, चलिए अब ये फैक्चुअल बात करते हैं यहाँ पर हम कि हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहाँ पर कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम होता है वो कितना क्या होता है,
कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, ये किस में हो गया, आपका स्थिर वैद्युत में हो गया। आगे हम एक और हम जो नियम पढ़ते हैं वो होता है न्यूटन का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। कूलाम का नियम तो ये बताता है कि अगर दो आवेश कहीं पे रखे हुए हैं, कूलाम का नियम क्या बताता है कि दो आवेश हैं, अगर वो कहीं पे रखे हुए हैं तो क्या होगा, वहां पर जो बल लगता है वो कितना होगा, उसकी मात्रा के बारे में जानकारी देता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो न्यूटन का नियम है वो बताता है कि अगर दो पिंड कहीं पर रखे हुए हैं तो वहां पर उनके बीच में कार्य करने वाला बल कितना होता है, जो कि होता है F बराबर G m1 m2 बट्टे R स्क्वायर। जहां m1 और m2 क्या है, दो जो बॉडी है, पिंड है, उनके द्रव्यमान है, और R क्या होती है, उनके बीच में दूरी होती है। ठीक है, दोनों ही बल हैं, और एक तो बल है जो आवेशों के कारण लगता है वो कूलाम के नियम से, और जो दो बॉडी रखे हुए हैं, दो क्या रखे हुए हैं, द्रव्यमान रखे हुए हैं, दो पास पास में या कहीं पे भी रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो लगता है वो क्या होता है, वहां पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का नियम है उसके द्वारा हम यहाँ पे दे देते हैं। अब बात ये आती है कि बल तो दोनों ही लगेंगे, मान लो दो आवेश हैं और उन पर द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, और क्या होगा, उस पर कूलाम के नियम के अनुसार क्या लगेगा, वैद्युत बल भी लगेगा। तो यहाँ पर अगर कूलाम के नियम से, यानी ये वाला तो हो गया आपका वैद्युत बल, कौन सा हो गया, वैद्युत बल, और ये वाला हो गया आपका कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है कि जो वैद्युत बल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, यानी Fe, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके लिए क्या, Fe जो होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण से, लगभग कितना ज्यादा होता है, और Fe हो गया यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वाला जो बल है, और G वाला कौन सा हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ये वैद्युत बल और ये कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल, ये कितना होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 की पावर 43 गुना ज्यादा होता है। वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, लगभग 10 की पावर 43 गुना ज्यादा होता है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफी दुर्बल होता है, जबकि वैद्युत बल कैसा होता है, काफी प्रबल होता है, काफी ताकतवर होता है। तो ये बात यहाँ पे क्या है, हम निकाल के लेकर आए हैं कि Fe बराबर Fg गुना 10 की पावर 43, यानी लगभग 10 की पावर 42 40 ऐसे करके आगे पीछे हो सकता है, इतना प्रबल क्या है यहाँ पे ये बल माना गया है। एक और बात ये होती है कि कूलाम का नियम जो है ये आकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, और कैसा भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो बल है, यानी कि जो वैद्युत बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही कैसा होता है, आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है कभी भी क्या है, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का नहीं है, रिपल्सन नहीं देता है, हमेशा ही कैसा होता है, आकर्षण। जबकि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वो इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों लिए गए आवेश एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब तक आपने क्या जाना, आवेश क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसका मात्रक और कैसे करके से निकालते हैं, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कैसे निर्भर करता है, और किस तरीके से उसका परिमाण जो कूलाम के नियम के अनुसार दिया गया है, ये आपने अब तक सीखा। ठीक है, आगे का जो मटेरियल्स है वो अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को क्या है, बेस्ट बनाए रखिएगा, मोटिवेशन बनाए रखिएगा। और हाँ, एक बात और है कि आप पढ़ाई में लापरवाही न करें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही, जरा सा आलस किसी के लिए एक बहुत बड़ी निराशा बन सकता है। आपको जिससे उम्मीदें हैं उसकी उम्मीदें टूट सकती हैं। आपका एक सॉरी किसी को बहुत ज़्यादा निराश कर सकता है।